आइए सुनते हैं आज की कहानी चुरंगन। माँ को गुजरे 2 दिन हो गए थे। उनकी याद में रह रहकर मुझे रोना आ रहा था। भप्पा पूरा दिन माथे पर हाथ धरे कोने में बैठा रहता था। उसकी हालत देखकर मुझे आयो की याद और भी अधिक सताने लगती थी। रोज रात आयो मुझे सीने से लगाकर सोया करती थी। इन 2 रातों को हमारी पड़ोसन सुरंगी मुझे अपने घर ले गई थी। उसकी बाहों में मैं बच्चे की भांति लिपटकर सो गया था। आज पप्पा ने मेरा बिस्तर झोपड़ी में ही लगाया। जब सुरंगी मुझे लेने आई तो उसने कहा, उसे यहीं सोने दो, ये सूनी झोपड़ी मुझे काटने को दौड़ती है। मेरा मन सुरंगी के साथ जाने को कर रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। रात को बिस्तर पर मैं अकेला ही पड़ा सो रहा था कि मुझे फिर से रोना आ गया। अंधेरे में हाथ फैलाकर मैंने आयो को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो थी नहीं। फिर मेरे मन में आया कि कम से कम बप्पा ही मुझे अपनी बाहों में लेकर सोए। इसी आशा में मैं बप्पा को ग्वालने के लिए मुंह खोला ही था कि मुझे अंधेरे में बप्पा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। शायद उसे भी आयो की याद आ रही थी। ये सोचकर मुझे सिसक सिसक कर रोना आ गया। आयो कहते हुए मैं जोर से फूट पड़ा और फिर मैंने बप्पा को बिस्तर पर अपने आप को छोंक दिया। उसने मुझे कस के पकड़ा और गले से लगाया। उसके आंसू मेरे भीगे गालों पर लुढ़कने लगे। जिस तरह आयो मुझे सहलाती थी, उसी तरह वह भी सहला रहा था। दूसरे दिन मौसी आ गई। आते ही उसने मुझे गले से लगाया और जोरों से रोने लगी। उसकी गोद में मुंह छिपाए मैं भी रोने लगा। मैंने महसूस किया कि मौसी की धोती के फूलों जैसी अच्छी सुगंध आ रही थी। आयो की भांति से हमेशा धुएं की गंध आती थी, लेकिन मुझे धुएं की गंध ही अच्छी लगती थी। मैंने सोचा, मौसी की धोती से भी अगर वही धुएं की गंध आती तो कितना अच्छा होता। समय पर खबर नहीं भेजी, इसलिए मौसी बप्पा पर गुस्सा थी। आयो को याद कर करके उसका चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। मौसी जरा भी आयो की तरह नहीं दिखती थी। मेरी आयो काली थी, लेकिन मौसी गोरी चिट्टी। दोपहर को मौसी ने बप्पा को बताया, मैं राघल्या को अपने साथ लेकर जाती हूँ। यहाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह नहीं होगी। बप्पा चुप रहा। तुम पर काम पर जाओगे तो राघल्या बिल्कुल अकेला रह जाएगा। उसके खाने पीने का क्या होगा? बप्पा ने मेरी ओर देखा। उसे भेज तो क्या मैं अकेले दिन काट सकूंगा? तुम मर्द हो, काम पर जाओगे तो सब भूल जाओगे, लेकिन ये बच्चा बेचारा मुसीबत में पड़ेगा। मैं दोनों का मुंह ताकता ही रह गया। एक और मौसी के साथ जाने की इच्छा हो रही थी और दूसरी ओर बप्पा के साथ रुकने को मन कर रहा था। अंत में बप्पा ने मेरी 2 कमीजें और हाफ पैंट थैले में डाले और कहा, राघल्या तू मौसी के साथ चला जा। जब उसने चलने को कहा तब मेरा मन रुकने को हुआ। बप्पा मुझे बहुत प्यार करता था। वो कई बार मुझे लेकर छोटे पुल पर मछली पकड़ने जाया करता था। जब मछली पकड़कर घर ले आते तो आयो उसे अच्छी तरह आग पर भूनती थी। हर शनिवार को गांव के चौराहे पर बाजार लगता था। वहां बप्पा रस्सी रज्जू डोरी लेकर बेचने को बैठता। सूर्य ऊपर चढ़ने पर बप्पा छाता खोल देता और उसके नीचे बड़े इत्मीनान से बैठा करता। बप्पा मुझे चना मूंगफली भी खरीद कर देता। आज भी शनिचर था, लेकिन बप्पा बाजार नहीं गया। जब से आयो चल बसी थी, बप्पा कुछ बदल सा गया था। यहाँ तक कि झोपड़ी में भी अजीब लग रही थी। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। बप्पा तुम आ जाओ। पगले तू जा पहले। तुम कब आओगे? आऊंगा। कब? आऊंगा एक दिन, जल्दी ही आना। हाँ। बप्पा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जल्दी ही आओगे ना? मैंने फिर से पूछा। उसने सिर हिलाया। मौसी की उंगली पकड़कर मैं कुटिया से बाहर निकला। बप्पा भी उठकर दरवाजे पर आ गया। जुवामा की शराब की दुकान को पार करने के बाद मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा। बप्पा वहीं खड़ा था। उत्तम की दुकान को पार करते ही कुटिया आंखों से ओझल हो गई थी। बप्पा भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार मन में आया कि मौसी की उंगली छोड़ दूं और दौड़कर बप्पा के पास लौट जाऊं। मैंने मौसी की उंगली छोड़ी भी, लेकिन मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राघल्या तुम अच्छे बच्चे हो ना? मैंने सिर हिलाकर और चुपचाप उसके साथ चलने लगा। हम बस में बैठकर जाएंगे ना? बस में बैठकर? हाँ। बप्पा आयो और मैं एक बार जब मेला देखने गए थे तब बस में बैठकर ही गए थे। आज फिर एक बार नरम सीट पर बैठने को मिलेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ और मौसी की उंगली कसकर पकड़ी। मौसी का घर हमारी झोपड़ी से बड़ा था, सफेद चूने का। उस रात इतनी जोरों की बारिश हुई, लेकिन घर में छत से जरा भी पानी नहीं टपका। हमारी झोपड़ी में कई जगहों से पानी टपकता
जगह जगह पर बर्तन रखते रखते आयो उब जाती थी। हद से ज्यादा पानी टपकने लगे तो बप्पा छत पर चढ़कर उन जगहों को ठीक करता जहां से पानी टपकता। आयो या मैं उन्हें दिए के उजाले में वहां से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, ऐसा बताते। अगर आज भी पानी टपके तो बप्पा को दिया दिखाएगा कौन? मौसी की बाहों में सोते हुए मेरे मन में ये विचार उठा। मौसी, मैंने पुकारा। चुपचाप सो जाओ, कहते हुए मौसी ने मुझे और भी भींच लिया और थपथपाने लगी। उनकी धोती की वो सुगंध मेरे नाक में भर आई। आयो के बगल में सोने पर मुझे धुएं की गंध आती थी, बहुत ही अच्छी। सुरंगी की धोती से भी ऐसी ही गंध आती थी, आयो की धोती से आती बिल्कुल वैसी। उस सुगंध के बारे में सोचते सोचते मैं मौसी से और भी चिपक गया। मौसी ने मुझे वहां की पाठशाला में दाखिला करा दिया। मेरी पहली पाठशाला ही अच्छी थी। पाठशाला के बिल्कुल सामने एक बरगद का पेड़ था। उसकी जटाओं को पकड़े हम इधर से उधर, उधर से इधर झूला झूला करते थे, बंदरों की भांति चढ़ते थे। वैसे तो पाठशाला के रास्ते पर इमली का एक पेड़ था। इतनी सारी इमलियां इकट्ठा करने के लिए मिलती थी, इन्हें जेब में भरते हुए मुझे श्री और बेदित की बहुत याद आती। हमारी झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा झरना बहता था। हम कई बार वहां जाते थे, उसमें डुबक डुबक डुबकियां लगाते। मौसी के यहाँ ऐसा कोई झरना नहीं था, बस एक कुआं था। मौसी सर सर करके कलसी से पानी निकालकर मेरे सिर पर उड़ेल देती, पूरे शरीर पर साबुन लगाती। घर में मैं अकेला ही नहाता था। आयो को मैंने कभी नहलाने नहीं दिया। मैं क्या छोटा था, लेकिन मौसी मेरी एक भी न सुनती। मुझे उस पर गुस्सा आता था। 8 साल के घोड़े हो गए हो, लेकिन नहाते बिल्कुल कोई की तरह हो, गंदे कहीं के, कहकर मौसी मेरे शरीर पर घिस घिस कर साबुन लगाती थी। साबुन का फैन आंख में जाने से मेरी आंखें भी मिचमिचाने लगती थी। जी करता था कि मौसी को नाखूनों से नोच डालूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन आयो को मैंने कई बार नोचा था। बप्पा के साथ कभी कभी मैं नदी पर जाता था, तब हम दोनों पत्थर लेकर एक दूसरे की पीठ घिसते थे। वो याद आते ही मुझे बप्पा के पास जाने की इच्छा होती। जब मौसी मेरे गीले बाल सुखाने लगती तो मैं आंखें बंद कर वही सोचता रहता था। मौसी के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। घर में मौसी, मौसाजी और मौसाजी की माँ, इतने ही लोग रहते थे। पड़ोस में मेरा हम उम्र कोई बच्चा नहीं था। बड़े बड़े बच्चे थे और वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते। मैं बिल्कुल ऊब जाता। तब मौसी अपने सारे काम एक तरफ रखकर मेरे साथ खेलने आती। मौसी को कंचों से खेलना नहीं आता था, लेकिन 5 गुटका वाला खेल वो अच्छी तरह खेलती थी। झट से उछलकर गुटका झेलती। मौसी के पास ढेर सारे फलियों से निकले सूखे दाने थे। वो खेलने में बहुत मजा आता। मेरी बेईमानी मौसी समझ नहीं पाती। जब सारे उसके गचरे मेरे हो जाते तो मुझे सीने से लगाती और हंसते हुए कहती, तुम तो बहुत होशियार हो। मैं पाठशाला जाता तो मौसी आंगन में आकर खड़ी रहती। रागल्या, ठीक तरह से जाना। ठीक है मौसी। इमली की चाह में मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ने लगते। मौसी के घर के सामने का रास्ता सीधा है, फिर मोड़ पर एक आम का पेड़ है। वहां पहुंचते ही मैं हमेशा पीछे मुड़कर देखता और मौसी को हाथ हिलाता, फिर सीधे इमली के पेड़ के नीचे भागा करता था। मेरे हाथ हिलाने तक मौसी आंगन से हिलती नहीं थी। एक बार मैं भूल गया तो मौसी बहुत नाराज हो गई। मैं पाठशाला से लौटा तो बोली, राघल्या, आज तुमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। कब मौसी? पाठशाला जाते समय। भूल गया। कैसे भूल गए? अरे तुझे तो मुझसे प्यार ही नहीं, पर तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कहते कहते मौसी की आंखें डबडबाई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मौसी को इतना बुरा क्यों लगा। लेकिन उस दिन के बाद आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखने में कभी नहीं भूला। मौसी मुझे रात को कहानियां सुनाती। उस रात उन्होंने मुझे चिड़िया के बच्चे की कहानी सुनाई। एक था चुरुंगन, चिड़िया का बच्चा, बिल्कुल छोटा। एक दिन उसकी माँ मर गई। बेचारा अकेला घोंसले में रह गया। उस बच्चे की एक मौसी थी। उसने बड़े स्नेह से उसे अपने पंखों में आसरा दिया, खाने को दिया। मैंने मौसी से पूछा, मौसी, उस मौसी का अपना कोई बच्चा नहीं था? नहीं रे, वो जन्मजली बदनसीब थी। फिर चिरुंगन की मौसी उसका पालन पोषण करने लगी। मौसी की जान उसी पर थी, पर उसे बिल्कुल अपना ही बच्चा रखता था। मौसी ने उसे उड़ना सिखाया। बच्चे के पंख टूटे, अब वो उड़ने लगा। मौसी की खुशी का ठिकाना न था। एक दिन वो बच्चा घोंसले से बाहर निकला, उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चला गया। घोंसले में मौसी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वो उसे भूल गया, लेकिन मौसी उसे नहीं भूली। वो
उसकी राह देखती रही और कहती रही, हाय मेरे बच्चे, कब वापस आओगे? ममता मेरी है तुझ पर, तुम तो भूल गए। और उसे याद कर वो रोती रही। कहानी सुनाते सुनाती मौसी रोने लगी। उसे रोता देखकर मुझे भी रोना आ गया। मौसी ने मुझे बाहों में भर लिया और थपकियां देती धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी, हाय मेरे बच्चे, मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन बप्पा एक बार भी नहीं आया। मुझे बप्पा और आया बहुत याद आते थे। कभी कभार मौसाची के साथ इतवार को मैं बस स्टैंड पर जाता था। किसी भी बस से बप्पा उतरेगा इसी आशा से देखता, लेकिन बप्पा कभी नहीं आया। जल्द ही आना कहा था मैंने। बहुत इंतजार करने के बाद एक दिन बप्पा आ गया। उस दिन छुट्टी थी। मैं अकेला ही कंचों से आंगन में खेल रहा था। तब मेरे सामने कोई आकर रुक गया। ऊपर देखा तो बप्पा। मैंने सारे कंचे एक ओर फेंके और बप्पा की कमर से चिपक गया। मौसी, बप्पा आ गए। बप्पा ने मुझे कसकर पकड़ा। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मौसी बाहर आ गई। चाय पीते हुए बप्पा ने कहा, मैं राघल्या को लेने आया हूँ। ये सुनते ही मौसी के हाथ से कप का सूप गिर पड़ा और उसमें से चावल जमीन पर गिरकर बिखर गए। मौसी भी न सूप तक ठीक तरह से पकड़ नहीं पाती। तुम काम पर जाओगे तो राघल्या घर पर अकेला रह जाएगा। उसका बना क्या होगा? वो अकेला ही रहेगा। वैसे नहीं, बप्पा ने धीरे से कहा, मैंने दूसरी शादी की है। क्यों? मोगरू की हो गई, 6 माह भी पूरे नहीं हुए और तुमने क्या किया? जी तो है ही ना। बहुत परेशानी हो जाती थी और राघल्या को भी यहाँ कितनों दिनों तक रख सकता था। मौसी गुस्से से लाल हो गई। राघल्या का नाम भी मत लो। उसे लेकर जाकर सौतेली माँ के मुंह में डालना चाहते हो? मैं उसे नहीं भेजूंगी। मौसी चिल्लाने लगी। मैं उन दोनों का मुंह ताकने लगा। सौतेली माँ? मौसी ने मुझे सौतेली माँ के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। सब सौतेली माएँ बुरी होती हैं, ये मैं जानता था। बप्पा मेरे लिए भी सौतेली माँ ले आए। इस विचार से मुझे बहुत रोना आया और आयव की याद में सिसक कर रोने लगा। राघल्या को सौतेली माँ से कोई कष्ट नहीं होगा। वो उसे बहुत दुलार देगी। ये तुम मुझसे न कहो। तुम्हें ये सब पहले ही कैसे मालूम पड़ा? वो हमारे पड़ोस में ही रहती है। राघल्या को वो चाहती है। कौन है वो? सुरंगी। सुरंगी? मेरी आंखें चमक उठी। अरे सुरंगी भला मेरी सौतेली माँ हो सकती है? वो कितनी अच्छी है। जब मैं उसके पास सोया था तब मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि मैं आयो से लिपट कर सोया हूँ। मैं खुश करके हंस पड़ा। खुशी से उछला और बप्पा के पास गया। बप्पा, मैं चलूंगा। बप्पा मुस्कुराए, मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। मौसी चुपचाप खाली सूप लेकर अंदर चली गई। मौसी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ऐसा पूछकर मैं उनके पीछे दौड़ पड़ा। मौसी रसोई में खड़ी थी। उसकी नाक लाल हो गई थी। राघल्या, तुम सच में जाना चाहते हो? सच्ची में? यानी? मौसी बिल्कुल पागल है। उसको खुद मालूम नहीं कि वो क्या पूछ रही है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम यहाँ रहना पसंद नहीं है? ये अच्छा लगता है, लेकिन बप्पा के साथ मुझे और भी अच्छा लगता था। मैंने मौसी से कहा, मैं ही पागल हूँ। ये कहते हुए मौसी ने सूप में और चावल डाल दिए। मौसी, बाहर चावल वैसे के वैसे ही बिखरे पड़े हैं। हाँ, चावल बिखर गए हैं। मैं इकट्ठा करके लाऊं? नहीं राघल्या, मुझसे बिखरे हैं तो मैं ही भरकर लाऊंगी। वो बोलते ही वो मौसी बाहर चली गई। दोपहर भोजन के उपरांत मौसी ने मेरे सारे कपड़े एक थैले में भर दिए। मेरे पसंदीदा पेपरमिंट लाकर मुझे जेब में डाले। वो लड्डू भी साथ बांधकर दिए। आओगे न कभी कभार? मैंने सिर हिलाकर। बप्पा जब तक कमीज पहनते उससे पहले ही जूते पहनकर तैयार हो गया। मैं आंगन में पहुंच चुका था। मौसी ने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे गालों की चुम्मी ली। मैं शर्मा गया। बप्पा ने जरूर देखा होगा, ये सोचते ही मैं लाल लाल हो गया। बप्पा का हाथ थामे वहां से चलने लगा। बप्पा, झरने में अभी भी पानी बहता होगा ना? बप्पा, हम पुलिया पर मछली पकड़ने जाएंगे न? सुरंगी अब हमारे साथ ही रहेगी। मुझे बहुत कुछ जानना था। बप्पा मुस्कुराकर प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। श्री और बेदित को भी बहुत किस्से सुनते थे। जेब में रखी इमलियां भी उन्हें देनी थी। घर पहुंचने की उत्सुकता बढ़ रही थी। खुशी से मैं बस में चढ़ गया। बस चलनी शुरू हो गई। बप्पा के साथ बातचीत करते करते जेब में हाथ आया तो मौसी ने दिए पेपरमिंट हाथ लगे और झट से मुझे याद आया कि आम के पेड़ के पास पहुंचते ही पीछे मुड़कर मौसी को हाथ हिलाना है। मैं भूल ही गया, बिल्कुल ही भूल गया।